आप नाराज ना होइएगा कि आप एजेंसीज की जुबान बोलते हैं, इसमें हकीकत है या ऐसे ही प्रोपेगेंडा है आपके खिलाफ? बहुत शुक्रिया, और मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर जवाब देने में। उसकी वजह यह है कि पहली चीज तो यह है कि ये एजेंसीज या फौज मेरे मुल्क की फौज है, और जो बात 2009 से मैं इस फौज और एजेंसीज के लिए कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब 70-80% पाकिस्तानी भी वही बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो एजेंसीज की जुबान बोलते हैं वो 7 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी में दाखिल होते हैं और वजीर बन जाते हैं, मुशीर बन जाते हैं, 6-6 बार वजीर बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी एजेंसीज और फौज की ये सूरत हाल है कि जो इनकी बात करते हैं उन एंकरों को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, उन सहाफियों से कलम छीन लिया जाता है और पार्लियामेंटेरियन अपनी सीट से बर्खास्त होकर बाहर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब काबिल फख्र है ये बात करना, बेशक जो भी समझे। अच्छा चले, मैं पता नहीं आप किन मुशीरों का और किन वजीरों का जिक्र कर रहे थे। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ ना, मुझ पे पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी यही कहा है कि मैं कोई फौज का एजेंट हूँ, लेकिन असूलन बात ये है मेरी बहन के उसी इसलिए कि आप मिलिट्री कोर्ट्स की आपने खुलकर हिमायत की, ऐलान किया, फिर आपने सिविल मार्शल लॉ की बात की, आर्टिकल 245 की, और आज तक आप कहते हैं जी मार्शल लॉ लगा तो बेस्ट हल यही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ के ऊपर आवाज उठाने पे मुझसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने खुद उसको वोट किया। 21वीं तरमीम 1953 मिलिट्री एक्ट को ही मार्शल लॉ कहते हैं पाकिस्तान में। टेक ओवर की मैंने बात नहीं की कभी भी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 245 का मैंने तकाजा किया, वो आइन के अंदर मौजूद है, और अभी बल्दियाती इलेक्शन में खुद पीपल्स पार्टी ने यहां पर आर्टिकल 245 लगाया। तो अगर वो थूक के बार बार चाटते हैं तो उनसे पूछिएगा कि या तो थूका मत करो या फिर थूक के चाटा मत करो। वैसे आपकी पुरानी जमात है, आप उनको ज्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं, अंदर से भी आपने उनको देखा हुआ है। अच्छा खैर, जाहिर और बातिन से वाकिफ है। मुझे बताएं, जरदारी साहब का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बड़े उन्होंने क्या कुछ था, बड़ी ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी तड़ियां दी थी, और उसके बाद अजीब सा एक स्टेटमेंट सामने आ गया। मैं उस स्टेटमेंट की डिटेल में नहीं जाती, हमारे और आपके सबके सामने स्क्रीन पर भी आपके सामने आएगा। उन्होंने बड़ा तारीफें तो की फौज की ज़रबे अज़ के, लेकिन उसके साथ साथ जनरल राइस शरीफ की एक्सटेंशन की भी बात की कि बड़ा क़ब्ल फैसला। बाद में जरदारी साहब ने हामिद मीर को टेलीफोन करके कह दिया कि जी इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब शर्मिंदा हो गई पीपल्स पार्टी, ये खेल हुआ क्या? जी शुक्रिया, और इसका फिर आप तफसील से जवाब लें, लेकिन पहले एक सवाल का आप जवाब दें कि इस पे मैं तो खैर एक तज़किया ही दे सकता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का इस बयान पे क्या रद्द अमल आपके सामने आया, वो भी बता दीजिए। भाई जो मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कायरा साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने, नफीसा शाह साहिबा ने, पहले तो इधर उधर की बातें, बाद में उन्होंने कहा कि जी वो जरदारी साहब का अपना स्टेटमेंट नहीं था, वो ये नहीं था, वो यो नहीं था, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मतलब गुत्थी कुछ सुलझी नहीं। फिर खबरें ये भी आई कि जी रहमान मलिक साहब ने लूप में लिया था फरियाल तालपुर को और बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात की थी, जरदारी साहब को नहीं पता था। फिर खबरें ये भी आई कि जरदारी साहब ने रहमान मलिक को न्यूयॉर्क तलब कर लिया है। मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें क्या हुआ, आप बताएं। मैं तो पीपल्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक मशहूर मुहावरा है कि नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। तो सबसे पहले तो आपको इसके 3 सेगमेंट हैं और मैं आपको तफसील से तीनों बता दूं अगर आप इजाजत दें। सबसे पहले तो बयान की अहमियत। एक 3 साल के मुसलसल अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी की तरफ से पहला कोई काम का बयान आया था जिसको देखकर यह एहसास हुआ कि शायद पीपल्स पार्टी ने माजी की गलतियों से सबक सीखा और वो मियां नवाज शरीफ को सही तरह से पहचान पाई। लेकिन 6-6.5 घंटे के बाद इस बयान की जो तरदीद की गई उसके मुताबिक ये साबित हो गया कि वाकई इनके रोजे गले पड़ गए। ईंट से ईंट बजा देने का बयान तो इनके लिए इतना नुकसानदेह नहीं था, लेकिन इस बयान को लेके वापस ले लेना बहुत इंतहाई नुकसानदेह क्यों नहीं था? मुल्क बदर हो गए, मुल्क छोड़ के बैठ गए, 6 महीने से पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी। नहीं, अगर इससे ज्यादा खतरनाक बयान मुनव्वर हसन साहब ने दिया था। उन्होंने तो फौज के शोहदा को शहीद मानने से इनकार कर दिया था। वो पाकिस्तान में खुलेआम नहीं गए थे। नहीं, वो तो मुल्क छोड़ के जाना तो उनकी अपनी खैर क्या मसला है। लेकिन मैं आपको 2 अहम तरीन चीजें बताता जाऊं कि एक तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आया ये बयान क्यों दिया गया, और उसकी वजह मैं आपको ये खास तौर पे बताता चलूं कि अब वो कहते हैं कि एक बयान दिया था, एक कहते नहीं दिया था। तो पीपल्स पार्टी को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अब जदीद मुआशरा है, जदीद टेक्नोलॉजी है, अगर दिया था या नहीं दिया था अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने बयान की सही तस्दीक करके एक बार फिर दे दें अगर आप इस तनाज़े से बचना चाहते हैं। और दूसरी सूरत अगर 24 घंटे में बयान नहीं आता तो फिर आप ये जान लीजिएगा कि ये मार्केट चेक की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उनको शायद थोड़ा बहुत कहीं खदशा, नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत खदशा
ये है कि कहीं वाकई आवाम का इतना प्रेशर आया हुआ है ये राहिल शरीफ रुक ही ना जाए। तो आखिर में उन्होंने एक ऐसा बयान दाग दिया, एक बार फिर इसको मुतनाज़ा बयान दे के मार्केट को चेक किया कि अगर कहीं छोटी मोटी कसर रह गई है तो ISPR के तर्जुमान जो है बाजवा साहब, वो कोई फिर एक आज छोटी मोटी ट्वीट करके इस चीज को इंश्योर कर दे कि नहीं नहीं भाई राहिल शरीफ साहब वाकई जा रहे हैं। तीसरा मैं आपको अहम तरीन चीज बताऊं कि अच्छा मैं आपको अब इसकी हकीकत और असलियत बता देता हूं जो मेरे इन्फॉर्मर्स ने मुझ तक पहुंचाई है और मैं इसको आपसे गोशगुजार करूं। पीपल्स पार्टी और PMLN ने हर सूरत जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन देनी है और मैं आपको ये बताता चलूं उस एक्सटेंशन देने की वजह इनका अपना जाती ख्याल नहीं है, बल्कि ये समझते हैं कि आवाम की एक कसीर तादाद, और इसमें कोई शक नहीं है कि 90% पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये चाहती है कि जनरल राहिल शरीफ जो शोहदा के अमीन हैं और निशान हैदर के वारिस हैं वो पाकिस्तान में इसी कामयाबी से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के ये एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाते तो तमाम सवालिया निशान और गैज़ो गजब का सामना नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा। इसलिए पीपल्स गैज़ो गजब का अवाम का अवाम को कौन पूछता है जी? अवाम को नहीं, कौन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात मैं नहीं मानती कि अवाम के प्रेशर में आके एक्सटेंशन नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन ये एहतमाम हुज्जत कर रहे हैं क्योंकि ये जनरल राहिल शरीफ के अल्फाज को बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि जनरल राहिल शरीफ जो अल्फाज अदा कर रहे हैं। सुन लें मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ, आप सुन लें। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल राहिल शरीफ का स्टेटमेंट ये था कि ना मैं एक्सटेंशन मांगूंगा और ना ही कबूल करूंगा। अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि आगे से एक मैन ऑफ द वर्ल्ड्स ये कह रहा है कि ना मैं मांगूंगा ना कि मैं कबूल करूंगा, तो मैं उसकी साख को मुतासिर करने के लिए बार बार ऑफर करूंगा। तो ये मार्केट चेक की गई है और मैं इनको ये बताता चलूं कि जनरल राहिल शरीफ ने जितना अरसा गुजार लिया और जिस तरह ऑपरेशन किया, मुझे बहुत फख्र है कि वाकई शहीद के वारिसीन ने पाकिस्तान के अंदर वो हक अदा किया जो उनको अदा करना चाहिए था। और आने वाला वक्त साबित करेगा कि राहिल शरीफ साहब के जाने के फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर टेक ओवर के डंके बजना शुरू हो जाएंगे और उस वक्त ये पछताएंगे कि काश हमने एक्सटेंशन दे ही दी होती। तो चले आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो मिलकर इनको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन क्या जनरल राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन लेंगे? सवाल तो ये बड़ा अहम सवाल है आपका और उसकी मैं वजह बताऊं कि जनरल राहिल शरीफ ने जो अपना इरादा जाहिर किया वो उनकी एक पर्सनल हैसियत के अंदर उनका इरादा है, लेकिन उनका इरादा आवाम की अक्सरियती राय के आगे कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आवाम पाकिस्तान ने यह तकाजा किया भारी तादाद के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि वो आवाम पाकिस्तान के किसी चीज को रद्द कर पाएंगे, क्योंकि वो रियासत और रियासती इदारों के एक अमीन इदारे के सरबराह हैं और उनको आवाम की आवाज को सुनना पड़ेगा। आवाम खल्के खुदा का फैसला फैसला होता है और मैं नहीं समझता कि खुदा के फैसले के खिलाफ जाया जाए। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जनरल राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन ले लेंगे? वो नहीं लेंगे, ये जमहूरी सोच नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मैं ये हर उस सियासतदान और पब्लिक फिगर जो अवाम के अंदर रहता है, अल्ताफ हुसैन साहब ने कितनी बार रिटायरमेंट का ऐलान करके वापस लिया, तो क्या मेरे कहने पे लिया था? अवाम पाकिस्तान और अपने कारकुनान के कहने पे लिया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन का सामना कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इस अमल से गुजर चुकी है। जनरल कियानी के दौर में जब जनरल कियानी ने 1 साल की एक्सटेंशन का तकाजा किया और पीपल्स पार्टी ने फराग दली का सबूत देते हुए उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी, यही सूरत हाल जनरल पाशा के साथ भी थी। मैं नहीं समझता, जनरल राहिल शरीफ एक प्रोफेशनल सोल्जर है और उनकी एक अपनी पूरी हिस्ट्री है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अपना काम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह मेरी दुआ ये है कि 10 महीने में वो रिजल्ट दें जो अवाम पाकिस्तान ने उनसे वाबस्ता किया हुआ। ठीक है, आपने बात की रिजल्ट की, मुझे भी बात करनी है रिजल्ट की, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज तो हैं फैसल जो हमारे सामने हैं। नैब की कार्रवाइयां भी हैं, ऑपरेशन ज़रबेस की कामयाबियां भी हैं, कराची ऑपरेशन भी है, लेकिन बात यहां पर यह है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। JITs की अमल दरामद की है, JIT एक दफा साने बल्दिया टाउन की हमने देखा दोबारा से सामने आ गई, उस पर अब किस हद तक इंसाफ मुमकिन हो सकेगा, इन तमाम चीजों पर बात करूंगी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर फैसल रज़ा अब्दी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं दोबारा यहाँ पर बात करूंगी। फैसल रज़ा अब्दी साहब, मुझे ये बताएं कि आपके भी सामने साने बल्दिया की जो नई JIT है वो आ गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो MKM के एक सेक्टर इंचार्ज को और उसके साथ साथ तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सिद्दीकी को मुद्दे इल्जाम ठहराया कि उन्होंने भत्ता मांगा था और ये सब बाकायदा एक साजिश हुई थी आग लगाने की। अब मुझे ये बताएं कि इस JIT की रोशनी में क्या इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है उनको जिनके प्यारे जिंदा जला दिए गए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, और सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना आप इस तरह की कोई उम्मीद रखना, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है, बल्कि पूरी कौम टूट जाती है। ये जीआईटियां तो पहले भी होती रही हैं, उसके साथ क्या हो गया, कौन सा इंसाफ मिल गया? अलावा इसके कि इस पूरी जीआईटी में और माजी की जीआईटी में सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, और वो एक मशहूर आलिम दीन है कराची का, जो मांडवारी कराता था इन दहशतगर्दों और फैक्ट्री मालकान के दरमियान, सिर्फ उसी का नाम बाहर है। पुरानी जीआईटी ले आए और इस जीआईटी को उसके साथ मैच कर लें, तो हकीकत में ये बात कर रहे हैं आप? ये मैं नाम नहीं लूंगा, आप जीआईटी रिपोर्ट को माजी की मंगाएं और अभी की मंगा लें, आपको नजर आ जाएगा उसके अंदर एक मशहूर आलिम दीन का नाम था, वो इस जीआईटी के अंदर नहीं है। तो हकीकत में ये जीआईटी जो है उस आलिम दीन को निकालने के लिए बनाई गई कुछ सिफारतकारों की ख्वाहिश के ऊपर। मैं इससे ज्यादा इसको कुछ तस्वुर नहीं करता। बाकी तमाम नाम सही है, ओरिजिनल है, और वो वाकई इस दहशतगर्दी में मुलविस थे। आप कम से कम इस चीज को तो इस जीआईटी को सही तो तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक आदमी का नाम निकाल दिया गया है इसमें, माजी की जीआईटी को, और इस जीआईटी को आप तकाबुल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। चले, मुझे उस आलमी दीन मुझे अभी बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा कि आप किस आलमी दीन की बात कर रहे हैं। मैं जरूर पुरानी वाली जीआईटी भी देखूंगी और इसको भी देखूंगी। बहरहाल एनीवेज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए इस पे ज्यादा बात करना चाह रही थी क्योंकि मुझे याद है जो आईएसपीआर की जाने से एक प्रेस रिलीज आई थी जिसने बड़ा भूचाल एक क्रिएट कर दिया था। हुकूमत भी बड़े अजीब से सन्नाटे में आ गई थी, बाद में एक जवाब भी दे दिया था कि जी हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, कुछ एतराजात उठाए थे। उसी प्रेस रिलीज में जहां फाटा रिफॉर्म की बात भी हुई थी, दीगर चीजों की बात भी हुई थी, नैब के किरदार पर भी बात हुई थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के, उस पर जीआईटी की रिपोर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात हुई थी। तो उन हल्कों से जो हल्के इस वक्त मुल्क को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है, उनकी जानिब से ये जोर दिया गया है कि बहरहाल जो जीआईटीज आ रही हैं उन पर अमल दरामद भी हो, उन लोगों को इंसाफ मिले। मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज करूं मेरी बहन, मैं पाकिस्तान को आप मजीद किसी तजर्बे में डालने के बजाय इन सियासतदानों से, इन तमाम सियासी जमातों से जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और तमाम इदारों से पूछें ये 21वीं तरमीम का तमाशा क्या था। ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप केस भेजते, किसी जीआईटी की जरूरत नहीं है, 15 दिन के अंदर तफ्तीश होती, तमाम सबूत मौजूद हैं, तमाम दहशतगर्द इस वक्त इस सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको वैसे ही लटका देते जैसे एपीएस के आपने दहशतगर्दों को लटकाया। हमारी ही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खड़ी हो जाती है कि जी इंसाफ नहीं हो रहा, मुलजिम को सुना नहीं जा रहा, मतलब अपील का मौका नहीं मिल रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आप मेरी बात सुने ना, इन्हीं ह्यूमन राइट से पूछ लें कि जब बसों से उतार के औरतों और बच्चों को मारा गया या पेट चाक करके बच्चे निकाले गए, उस वक्त तुम कहां मरे हुए थे? तुमने जरूरी है कि इन तमाम दहशतगर्दों पे और मिसिंग पर्सन नामी दहशतगर्दों के ऊपर सारी जिंदगी आवाज उठाई, तो तुम जिनका खाते हो उनका वाकई नमक हलाल करते हो, और हमें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा रिजक कहां से आता है। पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर इन तमाम सियासी जमातों ने वोट नहीं किया मार्शल लॉ को। देखिए, दहशतगर्दों का कोई मजहब कोई कानून नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के इदारे भी ऐसे बन जाए। नहीं तो वो भी आंखों पे पट्टियां बांध के वो भी इंसाफ ना दे। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि आपने इन तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से सिर्फ ये पूछ लें कि 21वीं तरमीम पे तुमने वोट किस लिए दिया था। आया पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एपीएस के लिए बनाया गया था? हम यहाँ जानवर बसते हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या 82,000 शोहदा के लवाकिन को तुम इंसाफ नहीं दोगे? अगर तुमने वाकई इंसाफ नहीं देना तो इनको खुली आजादी होनी चाहिए, फिर ये भी निकले और अपना इंसाफ ले लें। फिर पाकिस्तान के अंदर ये इंसाफ का ढोंग किस लिए रचाया जाता है? अगर लियारी के गैंग वॉर के 600 कत्ल के मुलजिमान भी ऐसी अदालतों में जाना है जहां से शीबा अहमद जो साना सफूरा का मास्टरमाइंड था 2 लाख रुपए की जमानत लेके आ गया, तो ये जीआईटियां जितनी भी आप बना लेंगे तमाम दहशतगर्द 3 महीने बाद आपके सामने बातम मौजूद ना सिर्फ होंगे। फैसल साहब, आप लियारी के गैंगस्टर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी तो बताइए, एमक्यूएम भी सही कहती है ना कि एमक्यूएम की रहनुमा जब आमिर खान को तफ्तीश के लिए लिया जाता है तो आंखों पे पट्टी बांध के उनको लिया जाता है 90 दिन के रिमांड के लिए, और जब इस ऐसी पूछगछ उस वजीर दाखिला जो कराची सिंध के थे जिन्होंने खुलेआम असला दिया और फिर कहा कि मैंने शादी में पटाखों के लिए दिए थे, उनको दावत देके मधु किया जाता है, 90 मिनट की उनके साथ बैठ के तफ्तीश होती है, उनसे इंटेरोगेशन होती है, उसके बाद उनको खुदाफिज कह दिया जाता है। लेकिन खुदाफिज तो इनको भी कह दिया, लेकिन आपकी ये बात सही है कि आंखों पे पट्टी बांध के बुलाया जाए और एक को कलफ के लिबास में ले जाया जाए, तो ये चीजें मुतनाजा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के तमाम इंसाफ के इदारों को चाहिए कि बिलवास्ता या बिलावास्ता तमाम लोगों से इंसाफ करें, बसूरत दीगर वो अपने आप को डिक्लाइन करते हैं। रियायत क्यों बढ़ती जा रही है? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा मतलूब नहीं है। पीछे जुल्फिकार मिर्जा थे। आई एम नॉट द स्पोक्सपर्सन ऑफ डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, बट डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा मतलूब नहीं है, मतलूब नहीं है। देखें, एक जगह आप छापा मारें, वहां से नेटो का असला निकले, आज तक पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि 90 पे जो नेटो का असला निकला था उसके बारे में क्या रिपोर्ट है। जो लियारी गैंग वॉर ने 90 पे, अगर फैसल साहब 90 पे असला निकला था तो पता इसलिए चला कि वहां पे छापा पड़ा था,
ऐसे मुझे ये बताएं किसी और हेडक्वार्टर पे कहाँ छापा पड़ा? आज हम कहते हैं कि जी जमात इस्लामी अलकायदा को भी सपोर्ट करती है, जमात इस्लामी दाइश को सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लामी तालिबान के साथ गठजोड़ में, क्या वहां पर छापा पड़ा? छापा पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कहाँ क्या है क्या नहीं है। मैं तो अब जाती तौर पे अपने स्टाफ से इसी बात पे उलझता हूँ कि यार ये सवालात जो हैं ये अवाम के जायज सवालात हैं। शीबा अहमद हो या श्रीलंकन टीम पे हमला करने वाले जमात इस्लामी के रहनुमा हो, खुलेआम इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आज तक ना कोई मंसूरा पे गया, ना कोई इदारा नूरुल हक की तरफ गया। अगर लोगों का मसला खाली 90 है, लोगों का मसला सिर्फ बिलावल हाउस है, लोगों का मसला ANP का हेडक्वार्टर है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वही माइंडसेट है और ये माइंडसेट अब भी प्रो तालिबान जमातों को जो है तहफ्फुज़ फराहम कर रहा है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हसास इदारों का काम है कि वो इन सबको मिलिट्री कोर्ट में लेके आए, क्योंकि मुतनाजा वो बनते हैं। बिलावल हाउस में कितने छापे पड़े हैं? जुए के अड्डे चलते थे, वहां से जो रकम वसूल होती थी वो सोर्सेज कहती है कि जी बिलावल हाउस जाती थी, जो भत्ता वसूल होता था उसकी रकम बिलावल हाउस जाती थी। कितने छापे पड़े हैं बिलावल हाउस में? वो तो छोड़े हैं जी। अभी उज़ैर बलोच का नाम मुख्तलिफ टेलीविजन स्टेशन के ऊपर उज़ैर बलोच से मुंसलिक कुछ एंकर साहिबान जिनको खबरें खुसूसी तौर पर लीक की जाती हैं, जो तालिबान के सबसे बड़े सरपरस्त रहे, जो इफ्तिखार चौधरी के सबसे बड़े चैंपियन थे, वही बैठ के अब पूरे नाम पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और सेनेटर्स के लेते हैं। और मैं समझता हूं कि गलत नहीं लेते और वो खुलेआम अब भी टीवी पे बैठे हो। तो आपका और मेरा सवाल बिल्कुल सेम है और मैं आपसे इस बात पे 100% मुत्तफिक हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई भी इंसाफ चाहिए तो 10 महीने रह गए, आप मिलिट्री कोर्ट को ऑपरेट करें और वहां पे इंसाफ भेजें। अगर आपने वहां इंसाफ नहीं भेजना तो कम से कम इस टोपी ड्रामे को 22वीं तरमीम लाके बंद तो करें, ताकि हमारे जो दस्तरस है, जो हमारी सोच है कि वाकई इंसाफ के लिए इदारा मौजूद है, वो खत्म होना चाहिए। फिर हम ये जान लेंगे कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जंगल का कानून है या नहीं है, मुझे ये पता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी मखदूश हो गई है। थोड़ी सी नहीं, मेरी बहन, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, मफलूज का होंगे, चले मैं तो एक बात जानती हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि जी प्रोपेगेंडा है, जब हम ये कह रहे हैं कि जी इस तमाम चीजों में शफाफियत नहीं है, और सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना, पीपल्स पार्टी भी उठा रही थी कि जी नैब को सिर्फ कराची नजर आ रहा है, नैब को सिर्फ सिंध नजर आ रहा है। जब पंजाब पे बात हुई तो नैब में की कानून में तरमीम की भी बात हो गई, पंजाब में शोर भी सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मामला फिर वहीं पे आ जाता है कि सिर्फ हमने इन इशूज को मीडिया पर डिस्कस करना है, इन इशूज को हमने सिर्फ मीडिया ट्रायल तक महदूद रखना है, या फिर वाकई मंतकी अंजाम तक नहीं, हमने इसको एक मुख्तसर ब्रेक। मैं यहीं से आऊंगी और फैसल आजादी आपसे पूछूंगी कि अवाम थक गई है कि जी मैं आज मीडिया पे लेकर आती हूँ, उज़ैर बलोच का इंकशाफ ये हो गया, कल मैं मीडिया पे बात करती थी सौलत मिर्जा ने ये कह दिया, आज मैं दोबारा से साना बल्दिया की JIT लेकर आ गई। जी देखिए जी इतनी सनसनीखेज JIT आ गई है। इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा या नहीं होगा? फैसल आपसे जवाब लूंगी, मुख्तसर सा ब्रेक वापस आता है। जी वेलकम बैक टू द शो। और फैसल आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ मजीद सवालात करने हैं, मुझे नैब के हवाले से भी सवालात करने हैं कि जो अब पंजाब में जो बातें शुरू हुई हैं, पंजाब के जिस तरह से हुकूमत का रिएक्शन आया है वो उसका अंजाम क्या होगा, प्लस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करनी है। हुकूमत ने एक दफा फिर पाकिस्तान एयरवेज के नाम से एक नई एयरलाइन रजिस्टर तो करा लिया है, PIA का मुस्तकबिल क्या होगा? फैसल पहले तो मुझे बताइए जो नैब का किरदार है, ये किरदार आपको आने वाले दिनों में पंजाब समेत मुल्क भर में बढ़ता हुआ दिख रहा है या कम होता हुआ दिख रहा है? नहीं जी, ये ड्राई क्लीन किया जा रहा है तमाम नवाज शरीफ और उसके साथियों को। और इस जिम्न के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि नैब के एक बोर्ड ने IG जेल खानाजात के खिलाफ जो है मुकम्मल केस रजिस्टर करने का फैसला किया था, जो अभी तक नहीं किया गया, जिसके ऊपर खुद होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तहरीर किया है कि ये इस ओहदे का अहल नहीं है और जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल की FIR है। तो ये आप बिल्कुल इस पर तसव्वुर नहीं कीजिएगा, ये यहाँ से ड्राई क्लीन होंगे। और पूरी दुनिया में ये सिर्फ शोशा इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमारा तो नैब ने सख्त एहतसाब किया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हम बिल्कुल बरी जिम्मा करार पाए। हालांकि ये किताब, ये PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिखा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यूज है कि 2009 के अंदर इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जफर अली शाह साहब ने, और ये सुप्रीम कोर्ट के आप साइट पे जाके www.thefreelibrary.com सुप्रीम कोर्ट रिटर्न जफर अली शाह रिव्यू पिटीशन, ये इस चीज के मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। आप इस पे जाइए और इस पे जाके देखिए कि इस फैसले के अंदर जो मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, उसके बावजूद वो वजीर आजम भी बना और उसने इलेक्शन भी लड़ा। ये एहतसाब ब्यूरो, ये नैब, ये सब टोपी ड्रामा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर नहीं करते तो हर चीज बेकार है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए।
फैसल एक इंप्रेशन ये बड़ा स्ट्रांगली स्टैब्लिश था कि जी नैब के जो चेयरमैन है उनको कहीं और से आशीर्वाद हासिल है, उनको कहीं और से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको कहीं और से पुश किया जा रहा है, ये सब गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहीं और इस मुल्क के अंदर नहीं है, ये वो कहीं और है जिसने इन तमाम घुसपैठियों को हम पर लाकर मुसल्लत किया। आप इनके सिर्फ अंगूठे चेक करा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। ये घुसपैठिए हैं, इन्होंने आईने पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है और मैंडेट पे डाका सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। अगर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ वाकई ऑपरेशन चाहती है तो इसका आगाज मियां नवाज शरीफ से करे, जो पाकिस्तान में दाश का सबसे बड़ा सरबराह है। तो आप मुझे लग रहा है आप इससे मायूसी ज्यादा फैला रहे हैं मेरे प्रोग्राम की तरफ। बिल्कुल आप कह रहे हैं जीआईटीज पे अमल नहीं होगा, नहीं होगा, कह रहे हैं नैब कुछ भी नहीं करेगी, नहीं होगा। तो फिर मैं मायूसी नहीं फैला रहा, ऐसे चलता रहेगा। नहीं, मैं ऐसे चलते जब शीबा अहमद जैसा दहशतगर्द 2 लाख रुपए के एवज जमानत पे रिहा कर दिया जाए और पॉकेट मार और चर्च बेचने वाला, एक टुकड़ी बेचने वाला जो है वो 2 साल से जमानत के लिए चक्कर लगाता रहे, तो ऐसे ही होगा। और ये मायूसी मेरे अंदर नहीं है, ये 82,000 शौदा के लवाइकीन में है, जिनको एक आसरा मिला था मिलिट्री कोर्ट से, जिसमें आज तक कोई केस ट्रायल नहीं हो सका, इसलिए कि इन्होंने आर्टिकल 245 नहीं लगाया। मैं जनरल राहिल शरीफ साहब से कहूंगा कि आप ही पे तो तकिया था। अगर आपकी मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान में इस तरह बदमाशियां होंगी कि इंसाफ के नाम पे लोग दर बदर जलील होंगे, तो फिर मायूसी पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और इसका अंजाम नजर आएगा। फैसल साहब देखिए, हम बेसिकली सियासतदान बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हम उन पर बड़ी खुलकर तनकीद कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं नैब को छोड़े जी, जो करप्शन के केसेस हैं अल्लाह करे उन पे से जब पर्दा हट रहा है तो फिर वो अपने अंजाम तक भी पहुंचे। लेकिन अब जैसे कि सिंध की आप मिसालें, आप पीपल्स पार्टी की करप्शन पे किताबें लिख डालें, आपको पूरी पीपल्स पार्टी में सिर्फ डॉक्टर आसिम हुसैन ही मिले कि वो एक करप्ट आदमी है, पूरी पीपल्स पार्टी दूध की धुली भी इस वक्त नजर आ रही है। उजैर बलोच के बयानात, मुझे कोई एक गिरफ्तारी बताए पीपल्स पार्टी की जिनको हम जानते हैं, आप जानते हैं कि उनके वो गर्दनों तक करप्शन में धंसे हुए हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। सिंध रेंजर्स वहां पे कर रही है ना, सियासी हुकूमत का अमल दखल नहीं है। डॉक्टर आसिम को पकड़ा सिंध रेंजर्स ने पकड़ा ना, चीखें निकली ना पीपल्स पार्टी की, और चीखें क्यों नहीं निकलवा रही सिंध रेंजर्स? वो क्यों निकलवाएगी? राना मशहूद की सबने मूवी देखी, राना सनाउल्लाह के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी से और शहबाज शरीफ पे साबित हुआ कि मॉडल टाउन के अंदर ये जुल्म हुआ और लोगों को शहीद किया गया, उस पर भी जीआईटी बना के अदालती कमीशन को जो है ओवर रूल कर दिया गया। ये सारी चीजें तो आपके सामने, लेकिन शौहदा के वारसीन जब मिलिट्री कोर्ट मौजूद है उसके ऊपर कादरी साहब तकाजा नहीं करेंगे, खुद शौहदा के वारसीन तकाजा नहीं करेंगे, तो आप और मैं क्यों अपना यहाँ पे दिल जला रहे हैं? हम और आप भी जो है वो कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पाकिस्तान में जब इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है, रियासतें इंसाफ से चलती हैं, इंसाफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जब इंसाफ यहाँ पर खुलेआम बिखरा होगा और ये तमाम दहशतगर्द जो है 3-3 माह बाद जमानत पे रिहा हो जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें और आपको जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अगर हम फौज की तरफ देखें वो भी खामोशी इख्तियार करेगी, तो मेरी बहन फिर मुझे और आपको भी इसी रंग में रंग जाना चाहिए और हमें भी इन्हीं के जैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। हम तो या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या हम शुगर के पेशेंट करंट अफेयर के शोज छोड़ के मॉर्निंग शोज शुरू कर देते। वेरी गुड, उसमें कम से कम जो है वो दिल जली नहीं होती। यहाँ पर दिल जली का सामान है और हम और आप बीमार होने ना 2-4 प्लांटेड शो पकड़ूंगी जी, थोड़ा सा आंसू का खेल और मामला जो है वो पाया तक मिलता है। मैं एक बात आपसे सीरियस, आपकी बात इस चीज को मानता हूं कि इंसाफ एक आंख से ना करें, या तो दोनों आंखों पे पट्टी बांध दें या दोनों आंखें खोल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना आप ये पट्टी ज्यादा देर तक रख नहीं पाएंगे। अभी लोग खुद निकलने वाले इंसाफ के लिए। मैं आपको अंदरूनी जराए से बताऊं कि 16 ये आप पिछले 6 साल से कह रहे हैं लोग निकलने वाले, किधर भाई, किधर निकलने वाले? भाई निकले ना, 1000 रुपए में वोट बेच के आ गए तो मैं क्या करूं? आपके लोग भी तो दुनिया में अनमोल लोग हैं ना, या ये मरीख पे पाए जाते हैं या पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो और कहीं नहीं मिलती ऐसी तारीख। मुझे ये बताएं, चलें जी, ऐसी तारीख नहीं मिलती। ऐसी तारीखें तो मिलती है ना कि आप अपने रियासत के इदारों को बेच रहे हैं। पाकिस्तान फॉर सेल हमने लगा दिया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पता नहीं क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या है। अच्छा। पाकिस्तान एयरवेज जैसी नई हमने जो एयरलाइंस है वो रजिस्टर करा रहे हैं, हो क्या रहा है? अच्छा, मैं आपको इस पे एक थोड़ा सा तफसील से जवाब देना चाहूंगा और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बगैर किसी शोर शराबे के। एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूं। एक गाड़ी होती है, मुल्क एक गाड़ी है, इदारे इसके पहिए होते हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो रेवेन्यू जनरेट जब होता है तो साल में उसका बजट बनता है जो पूरे मुल्क पे यूटिलाइज किया जाता है। 63 इदारों की प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ये रेवेन्यू आपकी जेब में तो नहीं आएगा, ये तो उनकी जेब में जाएगा जो फ्री में आपके इदारे लेके जा रहे हैं। तो आप बजट कहां से बनाएंगे? फिर आपकी और यमन की क्या हैसियत रह गई? फिर जिस तरह थूक के मामले के अंदर यमन को खैरात मिल जाती है, 2-4 अरब डॉलर आपको भी खैरात मिल जाएगी कि जाओ बजट बनाओ। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये 63 इदारे बेचे जाते तो 160 अरब रुपए इस वक्त उसकी मालियत है
जिसमें कोई टेंडर नहीं है, जो दिल चाहता है अरब मुल्क आता है, ये इदारा मेरा है, वो इदारा मेरा है। आप पाकिस्तान एयरवेज की प्राइवेटाइजेशन को क्यों नहीं लाते पार्लियामेंट के अंदर? 63 इदारे बेचने के बाद 0 रुपया आपकी जेब में आ रहा है। 3G 4G जब बिका था तो मैं चीखता था, लोग मुझसे कहते थे यार टेक्नोलॉजी आ रही है, तुम ऐसी रास्ते में रोक के खड़े हो। तो मैं इनसे पूछ ले आप कि तुम तो 500 रुपए रोज दे रहे हो, लेकिन वो 111 अरब रुपए किधर है जिसके अंदर इदारा बेचा गया है? 800 मिलियन डॉलर किधर है जिसके अंदर PTCL बेचा गया था? के इलेक्ट्रिक का 800 अरब रुपए का कॉपर किधर है? फैसल मेरी बात सुने, नहीं पहले मेरी बात सुने। मुझे तो आज साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहुत याद आ रहे हैं इन दिनों। कम से कम जब स्टील मिल बिक रही थी, सोमोटो एक्शन लिया था, उसको बेचने से रोका था। आज चीफ जस्टिस ही होते वही इफ्तिखार चौधरी साहब, तो मैं खैर इस पे सुमोटो रोका नहीं था। असल में वो उनका भी एक खरीदार था, वो चाहते थे कि उसको दे दी जाए। ये रोकता वोकता पाकिस्तान में किसी में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड जो है ये वो हैं जो आपके मुल्क के अंदर हुकूमत